या वित्त मंत्री भी हैं, तो एक अपने क्षेत्र के लिए भी क्या कर रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, बजट को मैं जितनी बढ़िया से तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहता हूँ, बजट पिछली बार जो भी बजट आया था तो ऐसा लगा कि वाकई में बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, जबकि कोरोना काल का समय था। और उस समय में भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर है, मैं खासकर न्यू एंटरप्रेन्योर की बात इसलिए करूँगा क्योंकि आज जो देश में बेरोजगारी है वो रीज़न ये है कि जॉब है नहीं। तो जब आपके पास जॉब ही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसको रोज़गार के लिए व्यवस्था करनी होगी आपको। तो या तो उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से जो बजट पेश होता है, पिछले बार भी जो हुआ उसमें ये कहा था फाइनेंशियल बहुत से लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, नए नए बिजनेस डेवलप करेंगे और लोकल वोकल वाली भी स्कीम चली। लेकिन आप उस समय से कैलकुलेट कर ले जब उन्होंने इस को अनाउंस किया था और बजट को फाइनली निकाला गया था, पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त कितने लोग नए एंटरप्रेन्योर बन पाए और जो ऑलरेडी पहले से चल रहे थे जिनका बिज़नेस, उनकी बिज़नेस की स्थिति क्या रही, उनको 20% एक्स्ट्रा देने की यानी लोन देने की फैसिलिटी बात की गई, तो उनमें से कितने लोगों को मिल पाया। आज भी वो लोग फंसे हुए, आज वो लोग डेवलप नहीं कर पाए, बल्कि उस कंडीशन में कई ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस प्रकार चढ़ गया कि उसकी बिज़नेस मतलब बंद करना पड़ गया। और अभी अपने शहर में भी ऐसी स्थिति हैं जो कि आज भी वो डेवलप नहीं कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नए एंटरप्रेन्योर तो खड़ा ही नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ और ये भी कहा जाता है कि जो नए एंटरप्रेन्योर को खड़े करने के लिए PMGP लोन है, क्या कहते हैं MSME लोन है, उसके बाद स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इस तरह बहुत सारे हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ, आप मुझे पूर्णिया जिले बिहार में है, आप पता कर दिए कितने लोगों को स्टैंडअप में नए लोगों को लोन मिला है। अक्सर जब भी उनका फाइल जाता है तो बैंकिंग सिस्टम अक्सर उसको दरकार है, आपके पास क्या है, फिक्स डिपॉजिट दीजिए, कभी GST दीजिए, तो कभी MSME के सर्टिफिकेट दीजिए, कभी उद्यम आधार दीजिए, यानी कि उसका जो है समझिए कि 4 महीना डॉक्यूमेंटेशन में बर्बाद हो गया। मतलब समय के अवधि के हिसाब से वो सारा का सारा वो टाइम वो खत्म हो गया। अब आ जाइए गवर्नमेंट कहती है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चलिए भैया, एक तरफ कहते हैं कि आवश्यकता नहीं, दूसरे तरफ बैंकिंग सिस्टम बनाती है, यानी कि आप लोग जो है, यानी गवर्नमेंट का जो बजट पेश होता है तो वहाँ पे RBI के गवर्नर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के सारे लोग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये लोग पहले ये फैसला क्यों नहीं करते कि RBI जिसको पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम का फ्रेम बनाते हैं, तो बैंक वाले अलग से रूल कैसे निकालते हैं। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के डायरेक्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है जो देश को चला रहे हैं, ये सब लोगों की अपनी मिली भगत होती है, बस पब्लिसिटी कर देना है, बेवकूफ़ बना देना है, हवा दे दिए कि बजट को ये कर दिया गया। और जो ही एक देश का एक कोना में रहने वाला एक मामूली सा आदमी जब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है तो उसको नहीं मिल पाता है। तो आखिर मिलता किसको है? क्या उसको जो शिपिंग कंपनी में 22,400 समथिंग करोड़ रुपए का लोन लेकर डुबा दिया उनको, या फिर वो जो क्या चिदम्बरम का बेटा क्या नीरव मोदी भी है और कई लोग हैं जो लेकर भागे उनको, लेकिन आपके देश में जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। वही दूसरी तरफ मैं कहूँ तो अभी ये जो पूरे बजट का जो पूरा प्रोपोगंडा चल रहा है, ये सारा का सारा बेनिफिट ले जाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब नाम लेते हुए बोलूँ तो आदित्य बिरला, अडानी वगैरह बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम, लेकिन कम से कम 100 लोग मान के चलिए पूंजीपति हैं जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। या यूँ कहें कि ये 100 लोग पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बना चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 10 लाख रुपए से कोई फ्लोर मिल खड़ा कर दे, आटा मिल, लोकल वोकल की कंडीशन में, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो आटा चलता है ना, ये आपके गाँव तक पहुँच रहा है और आपका भी खरीद लेगा। तो यहाँ पर स्थिति ये होनी चाहिए, बजट में फाइनेंशियल मिनिस्टर को ये करना चाहिए कि देश के अंतिम पावदान में खड़ा व्यक्ति भी अपना बिजनेस कर सके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सके, आगे डेवलप कर सके। उसके लिए एक इसको नीति अपनानी चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने गरीबी रेखा तय किया, उस तरह अमीरी रेखा तय करें। अमीरी रेखा तय करने का तात्पर्य ये हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक लिमिट हो कि आप 100 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ही नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट नहीं कर सकते, ना तो किसी को ऑर्डर दे सकते, ना सप्लाई ले सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि जितने टैक्स आपको इनसे अभी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा प्राप्त होगा और 1000 गुना ज़्यादा लोग बिजनेस कर पाएंगे और अपनी मिट्टी की बिजनेस होगी, बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों केवल रिलायंस का ही प्रोडक्ट बिकेगा? क्यों केवल अंबानी का ही प्रोडक्ट बिकेगा? बाकी आम लोग क्या वो खेती करने के लिए बैठे हुए हैं? उनका अनाज उपजा रहा है किसान, उसके सेब को आप बेच कर कमा रहे हैं। क्यों भैया उनको मौका नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उसकी पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसके पास है ही नहीं। तो क्या वो गुलाम नहीं तो और क्या है? आप पॉलिसी उसके लिए बना रहे, इसके लिए बना करा रहे। तो मेरे हिसाब से ये बजट का जो खेल जो सदियों से चला आ रहा है, ये राजा रजवाड़ी के हिसाब से उनके हित में जो राज कवि होते थे ना, वो राज कवि राजा जाहिल क्यों ना हो, लेकिन राज कवि राजा की तारीफ करते थे और उसी के फेवर में बोलते थे। वही स्थिति ये है। ये बजट तभी बेहतर मैं मानूंगा जब आप अमीरी रेखा तय करेंगे
और स्टूडेंट को आप बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। आपका मेडिकल यानी यूँ कहें कि एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, कार लोन पर इंटरेस्ट कम है। ये क्या है? एजुकेशन अगर आपको सस्ते दर में मिलता है, एजुकेशन को तो फ्री में देना चाहिए आपको, लेकिन आप एजुकेशन पर जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट आप ज़्यादा ले रहे हैं। कार खरीदने के लिए इंटरेस्ट कम, ऐसा क्यों? जिसके लिए आदमी को रोजी रोटी और मकान चाहिए, तो मकान बनाने का स्थिति आप देख लीजिए और बिजनेस करने की स्थिति देख लीजिए, उसी स्थिति आप समझ पाएंगे कि बजट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। बाकी निकालने के लिए तो बहुत सारे छेद हैं, और चूंकि जो लोग हैं वो बहुत सारे फेवर भी बताएंगे, पर मेरे दृष्टिकोण से बजट को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। बजट आम हित के लिए अगर सोचा जाए तो मेरा एक ही पॉइंट है, अमीरी रेखा तय कर दीजिए। जिस दिन अमीरी रेखा तय हो जाएगा उसी दिन मैं समझूंगा बजट सही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवाजी राम राव हुआ। पूरा परिचय दें। वैसे तो मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और MBA फाइनेंस में किया हूँ, तो MBA फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है मैं उसको अक्सर एनालिसिस करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि एक आम आदमी को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। समझिए कि आज अंग्रेज़ों जैसे अंग्रेज ड्रेन थ्योरी करके भारत की सारी रिसोर्स को बाहर विदेश ले जाते थे, उसी तरह आज हमारे 100 लोग हैं जो इंडिया में बिजनेस करते हैं, वे ही सारे रिसोर्स को वसूल रहे हैं। धन्यवाद। भारत से योगदान मांगा जाता है, भारत से योगदान मांगा जाता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि वहाँ 15 लाख में MD हो जाता है लोग। हमारे बच्चे आज भी फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए मान लीजिए केंद्र सरकार ने अभी प्रोजेक्ट गंगा चलाया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ अपने देश में अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं, सही सलामत ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बजट की बात है, यह आम जनता के हित में जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, और ये नहीं कहना चाहिए कभी भी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनके पास धन कमी नहीं होती है, बहुत ऐसे होते हैं लोग, लेकिन जितना धन उतना खर्च। लेकिन फिर भी आम बजट ये नहीं हुआ, आम जनता के योग्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं हुआ ये बजट उनके लिए है जो चाहे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, चाहे तो बड़ा बड़ा कोई काम कर सकते हैं, या जिनके पास धन है। अब तो हो गया, पहले होता था विद्या ददाति विनियम, अब तो हो गया धनादि आपनोति तथा सुखम, मतलब धन आएगा तभी सुख आएगा। तो ये संकट जो है ये खास करके गृहिणियों के लिए तो घर चलाना अब थोड़ा मुश्किल है। जो ये डिजिटल बजट पहली बार आई है, इसके लिए बिहार सरकार को बधाई, डिजिटल बजट पहली बार। लेकिन ये बजट घर का बजट को गड़बड़ाने वाला बजट है मेरी तरफ से नहीं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम SK संजू। देश का आज जो है डिजिटल बजट बिहार का जो बजट आज पेश हुआ है वह बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन बजट है और लोगों को ठगने वाला बजट है। ये बजट में कोई विजन नहीं था, फिर बिहार के लोग अपने बिहार के बजट से ठगे गए हैं। कला, संस्कृति, युवा, खेलकूद के विषय में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। युवाओं के रोजगार की दिशा में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। यह पूर्ण रूप से यह बजट जो है बिहार के युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को ठगने वाला यह बजट पूर्ण रूप से साबित हुआ है।